Good morning, all of you. I'm Neelam Chaudhary from San Wilfred College of Law. Now we will discuss जो मॉडल 7 का जो पार्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी गई है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैरिज करते हैं उनका क्या राइट रहेगा प्रॉपर्टी के उसमें। तो मैं अपन थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कौन कौन मतलब कौन मैरिज किस तरह से सॉल्मनाइज होगी। हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मतलब बात करी है कि मैरिज सॉल्मनाइज बिटवीन टू हिंदूज की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो बात करी गई है सॉल्मनाइज की, मैरिज बिटवीन टू एनी पर्सन, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर हिंदू नहीं, मतलब हिंदू भी हो सकता है, दो हिंदू भी हो सकते हैं, या फिर हिंदू और मुस्लिम, मतलब जो भी जिन पे भी ये हमारा जो लॉ स्पेशल लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो पर्सन हिंदू या मुस्लिम हो या कोई मतलब या फारसी हो क्रिश्चियन हो, वो हिंदू भी हो सकता है अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज कर रहे हैं। तो मैरिज सॉल्मनाइज होनी चाहिए बिटवीन टू एनी पर्सन्स। टू पर्सन्स की बात करी गई है कि दो पर्सन्स हैं वो शादी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो दोनों हिंदू हो। सॉल्मनाइज कैसे होगी कि कोई एक हमने जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की जो कंडीशंस पढ़ी उसके अंदर पढ़ा था कि नीदर पार्टी लिविंग एट स्पाउस, मतलब कोई जो स्पाउस में से जो हस्बैंड वाइफ है उसमें से कोई एक मतलब उनमें से कोई एक सर्वाइवल उसमें नहीं हो, लिविंग उसमें नहीं हो। या फिर दूसरी कंडीशन जो बात करेगी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की या इंसैनिटी की, या कोई ऐसी कोई भी डिजीज है जो उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करती है। थर्ड प्रोविजन था कि एज लिमिट की जो बात करी गई थी, लड़के की जो 21 साल की और लड़की की जो 18 साल की बात करी हुई है, बॉय की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और 18 ईयर्स, गर्ल्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए, वो मैरिज सॉल्मनाइज होगी। अब बात करते हैं कि मैरिज सॉल्मनाइज तो हो, ठीक है, चलो हमने ये कंडीशंस पढ़ ली कि मैरिज कब सॉल्मनाइज हो सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर दूसरा प्रोविजन जो बात कर रहे हैं कि अगर आप मैरिज करना चाहते हो, अगर कोई भी पर्सन है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैरिज करना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको जाएगा? मैरिज ऑफिसर्स को। यहाँ पे वो जो नोटिस होगा वो 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 30 दिन का आपको नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो मैरिज ऑफिसर्स है उनको आपको रिटर्न में ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम शादी करना चाहते हैं। ये सेकंड प्रोविजन हो गया, मतलब आप नोटिस हो गए मैरिज ऑफिसर्स को। मैरिज ऑफिसर क्या करेगा? उसको पब्लिश करेगा, उनकी जो गजेटेड उसकी जो बुक है उसके अंदर वो पब्लिश करेंगे। उस पब्लिकेशंस के बाद में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस है तो वो यहाँ पे उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है। जैसे ही 30 दिन का उन्होंने नोटिस दिया इंटेंशन के, उसके बाद में जैसे पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद में विदिन 30 डेज आफ्टर 30 डेज के उसमें वो जो भी पार्टीज है वो ऑब्जेक्शंस कर सकती है मैरिज ऑफिसर्स के उसमें रजिस्ट्रार के उस पर जाके कि मैं पर्टिकुलर पर्सन से इस वजह से ऑब्जेक्ट कर रही है, या ऑलरेडी मैरिड है या किसी ने उसके साथ ऑलरेडी मैरिज कर रखी है। अब ये ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन राइज कर दिया। मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसने ऑब्जेक्शन राइज कर लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बोला और जो भी ऑफिसर है, जो भी जिस गवर्नमेंट ने जिसको ऑथोराइज किया है वो इस बात को मान लेगी। वहां पे फिर मैरिज ऑफिसर्स को कुछ पावर्स दी गई है कि आपने अपनी कंप्लेंट कर दी, आपने ऑब्जेक्शन राइज कर दिया। अब वो बेनाफाइडली, मतलब हम बात करें बोनाफाइडली है कि नहीं है, कि मतलब गुड फेथ के अंदर है कि नहीं है, तो वहाँ पे मैरिज ऑफिसर्स के पास में पावर है, वो इंस्पेक्ट करेगा। मतलब अंडर सीपीसी सीपीसी की हम बात करें, सिविल कोड के अकॉर्डिंग जो हमारे सम्मन जो भेजने की जो पावर्स है वो सारी सिविल पावर्स इस मैरिज ऑफिसर्स को प्रोवाइड करी गई है। मैरिज ऑफिसर्स जो है उसको सीपीसी के अकॉर्डिंग, सिविल कोड के अकॉर्डिंग उनको कुछ पावर्स दी गई। इसमें इंस्पेक्शंस हो गया कि ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मैरिज करना चाहते हो, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए कि हाँ ये मेरी आईडी है, या पर्टिकुलर जो भी आपने जो आईडी वहाँ पर रिप्रेजेंट करी कि मैं पर्टिकुलर यहाँ का डोमिसाइल है मेरा, तो वो इंस्पेक्ट करेंगे। सम्मन जाएगा, मतलब दोनों पार्टीज अगर जो भी मैरिज करना चाहिए उनको सम्मन भेजा जाएगा, या डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने का जो सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस डिफाइन करे हुए हैं, जो भी मेंशंस करे हुए हैं, वो सारी पावर्स मैरिज ऑफिसर जो होगा उसके पास में ये पावर्स प्रोवाइड करी गई है। अब बात है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्शन कॉस्ट जो होगी, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्शन तो कर लिया और आपका ऑब्जेक्शन जो है आपने मतलब इंटेंशनली इनको वरीड करने के लिए करा, तो वहाँ पे जो 1000 रुपीज़ का कोर्ट जो है वो फाइन इम्पोज कर सकती है आपके ऊपर। मतलब ये मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का ऑब्जेक्शन कॉस्ट जो हो जाएगा, आपने ऑब्जेक्शन किया उसका कॉस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो 1000 रुपीज़ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। मैरिज हो गई, मैरिज जो होगी वो सर्टिफाइड होगी। सर्टिफाइड के अंदर पार्टीज के साथ में, मान लीजिए पार्टीज तो होंगी, उसके साथ में 3 विटनेसेस भी साथ होंगे। मतलब जब ये 3 विटनेसेस होंगे तभी वो मैरिज क्या होगी, वो सर्टिफाइड होगी। मान लीजिए ए है, ए और बी मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों
और प्लस 3 कोई और पर्सन होंगे, सी, डी और ई को आप ले लीजिए। ये 3 जो पर्सन होंगे ये पार्टी के विटनेसेस होंगे जो उस मैरिज को सर्टिफाइड करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। मतलब आप मैरिज करना, रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जा रहे हैं मैरिज करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो भी होंगे, मतलब जो आप साइन करेंगे, तो आपके भी, आप तो साइन करोगे, पार्टी तो साइन करेगी जो शादी करी, साथ में 3 विटनेसेस जो साइन करेंगे, ये उन विटनेसेस की बात कर रहा है। तो ये जो सर्टिफाइड होगा, ये पूरा ये जो भी वो परफॉर्मा होगा, जो फॉर्म जो शेड्यूल 4 के हिसाब से जो डिसाइडेड है, जो परफॉर्मा होगा वो एक तरह से वो सर्टिफाइड होगा। इन तीनों ने साइन कर दी। उसके बाद में जो रजिस्ट्रार है वो साइन करेंगे और जो मैरिज ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है वो भी साइन करेंगे। तो उसके बाद में ये जो पूरा एक परफॉर्मा जो बनता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की, ये 3 पर्सन की जो तीनों विटनेसेस के साइन हो गए, पार्टीज के साइन हो गए, रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन होंगे और जो मैरिज ऑफिसर उसके, ये सबको मिला के जो परफॉर्मा जो तैयार होगा वो एक तरह से वो डॉक्यूमेंट्स जो बना उसको यहाँ पे एज ए कंक्लूसिव एविडेंस के उसमें कंसिडर किया जाता है। मतलब उसको आप रिवर्ट, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ये इज वैलिड है। उसको आप कोई भी, अगर कोई पर्सन उसको चैलेंज करता है तो वो चैलेंज नहीं करा जा सकता। अब बात हो गई कि शादी कर ली। अब अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या राइट रहेगा उनको, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर वो जो उनका राइट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से वो प्रॉपर्टी में उनका राइट रहता है, फादर की, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से। मिताक्षर प्रॉपर्टी के उसमें उनका ऐसा वो नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी राइट कहाँ जाएगा, उनको एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर कंसिडर तो किया जाएगा, बट जो राइट्स जो रहेंगे वो जो उनका सक्सेशन का जो राइट्स जाएगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग न जाके इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर्टी राइट रहेगा। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज कौन कर सकता है, मैरिज किस तरह से सॉल्वनाइज होगी, आपको नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या, नोटिस जाएगा, कोई मतलब वो नोटिस आपने दिया, उसके बाद वो पब्लिश होगा। पब्लिश होने के बाद में कोई ऑब्जेक्शन राइज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्शंस करने का आपके पास राइट है। फिर मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, उसके पास पावर से वो देखेगा कि आपने जो ऑब्जेक्शंस राइज किया वो वैलिड है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, इंस्पेक्ट किया जाएगा, सम्मन होगा, पार्टीज के बारे में जाना जाएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए मैरिज ऑफिसर को ये लगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन राइज किया था वो गलत था, तो वहाँ पे कोर्ट अब मैरिज ऑफिसर जो है, रजिस्टर ऑफिसर जो है, आपके पास 1000 रुपीज़ का कॉस्ट इम्पोज कर सकती है। कॉस्ट इम्पोज हो गया, अब शादी हो ही सकती है। तो उन दोनों की फिर शादी, जो पर्सन से जो शादी करना चाह रहे हैं, दोनों जो पर्सन है, एनी 2 पर्सन्स, तो उनकी फिर जो मैरिज होगी वो सर्टिफाइड होगी बाय 3 विटनेसेस के। उसमें पार्टी साइन करेगी, रजिस्टर ऑफिसर और जो मैरिज ऑफिसर, वो साइन करने के बाद में वो एक डॉक्यूमेंट्स होगा, वो कंक्लूसिव एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। और फिर उसका प्रॉपर्टी राइट इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग का राइट स्केल रहेगा, न कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं मिताक्षरा जॉइंट फैमिली। हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले हमारा जो हम कंसिडर करते थे, पहले मिताक्षरा दया भाग का प्रोविजन था। 2 स्कूल्स थी हमारी, मिताक्षरा दया भाग। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि मिताक्षरा जॉइंट फैमिली, हिंदूज को जनरली कंसिडर ये किया जाता है कि हिंदू एज अ जॉइंट फैमिली में कंसिडर, कि जो भी हिंदू से मतलब वो जॉइंट फैमिली है। कि हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी हम जो भी पर्सन्स है आज, जैसे बड़े हम न्यूक्लियर फैमिलीज पे बिलीव करते हैं या कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर फैमिली है, उसको जॉइंट फैमिली में ही कंसिडर किया जाता है। तो हम बात करें कि मिताक्षरा जॉइंट फैमिली, मतलब मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जो जॉइंट फैमिली में क्या चीज़ होगी, तो जॉइंट फैमिली कौन, मतलब हिंदू है तो मतलब वो जॉइंट फैमिली है, सीधी सी ये बात है। अब अगर बात, मतलब हमारा हिंदू का कंसेप्ट यही है कि जो फैमिलीज है वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए, मतलब फैमिली जो है मिलजुल के रहनी चाहिए। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। तो अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कौन आएगा, ऑफ कोर्स मैं कॉमन मेल से स्टार्ट होगी भी, हाँ कि एक कॉमन मेल होना चाहिए। उसके बाद में वाइफ्स, उसकी जो भी वाइफ्स होगी, सन, डॉटर और विडो डॉटर को भी इसमें इंक्लूड करा गया। मतलब मान लीजिए शादी हो गई, शादी होने के बाद में वो विडो हो जाती तो भी वो इस फैमिली का, जो अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट रहती है। और इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात करेगी, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो भी फादर के उसमें से वैसे जॉइंट फैमिली कंसिडर किया जाता है। अगर फादर जो है उसको एज ए फैमिली के उसमें इंक्लूड करता है तो वो जॉइंट फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मान लीजिए उसके अंदर एक कॉमन मेल होगा। मान लीजिए ए है, इसको यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया, एक कॉमन जो मेल पर्सन है उसको। अब इससे कौन कौन से जॉइंट हिंदू होंगे, इसका मान लीजिए सन है, डॉटर है, इसकी वाइफ है, विडो डॉटर है, या फिर
इलेजिटिमेट सन है या इलेजिटिमेट डॉटर है, इन सबको एज अ हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाएगा ही। अब बात कर रहे हैं कि हम अगर प्रिजम्पशन ले कि कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है वो कैसे साथ में, मतलब हम उसको किस तरह से प्रिज्यूम करें। यहाँ पे बात है प्रिज्यूम की कि हम अगर आप फूड के लिए फूड या वर्शिप कर रहे हो, मतलब खाना खा रहे हो, पूजा कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी है एक साथ उसमें, तो हम ये मान लिया जाता है कि ये एक तरह से जॉइंट प्रॉपर्टी, मतलब जॉइंट फैमिली है। मतलब हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या हम पूजा साथ में कर रहे हैं। जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो गए, हम होली, जो भी फेस्टिवल्स है, वर्शिप को यहाँ पे, मतलब कोई भी घर में कोई फंक्शन हो रहा है, हम सब साथ है, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन हम जब वापस यूनाइट होते हैं तो यहाँ पे उसको एज ए यही माना जाता है कि वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसको कंसिडर किया जाएगा। स्टेट है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी है, ये चली आ रही है, मतलब आपने भले इस प्रॉपर्टी के पार्टीशंस कर लियो, तो पर ये क्या होगी, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हम बाद में चीज पढ़ेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या क्या चीज आएगी। तो यहाँ पे फूड, स्टेट, वर्शिप को प्रिज्यूम किया जाएगा कि इससे, मतलब ये मतलब जनरल प्रिजम्पशन है। अगर आप, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंड होंगे। अगर आप खाना साथ में नहीं खा रहे हो या पूजा नहीं कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तब भी आप एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं हो या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं हो, फिर भी उनको ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। अब अगर हम बात करें जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो उनका काम क्या है। अब मतलब हम जो कॉमन एंजॉयमेंट की जो बात करी जाती है कि यूज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉमन एंजॉयमेंट, कि जो भी कुछ भी अगर फेस्टिवल कुछ भी होता है उसको हम कॉमनली डील करते हैं, मतलब कॉमनली यूज हो, मतलब एक साथ गैदरिंग करके उस चीज़ को हम एज अ फंक्शनल बनाते हैं। तो वहाँ पे एज अ कोऑपरेशनरी के अंदर उस चीज़ को इंजॉयमेंट के लिए मतलब कि हम कोऑपरेशनरी का मतलब मैं आपको एक और चीज़ वो बता दूं कि कोऑपरेशनरी में कौन आएगा, जो भी कॉमन मेल जो होगा, मान लीजिए ए है, ठीक है, इसका सन है बी, सी, डी, ये सब कोऑपरेशनरी के अंदर आएंगे। मतलब जो कॉमन मेल से कोई भी अगर मतलब 3 लीनियर डिग्री के उसमें अगर वो जा रहा है तो वो कोऑपरेशनरी के अंदर इंक्लूड आएगा। इनसे अगर हम बात करें, अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वाइफ, डॉटर भी, डॉटर को पहले कोऑपरेशनरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, आपको मैं बता दूं। वाइफ जो थी वो कोऑपरेशनरी का पार्ट थी, बट डॉटर नहीं। आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 के अंदर जो 9 सितंबर 2005 के अंदर जो अमेंड हुआ है, उसके अंदर डॉटर को भी एज ए कोऑपरेशनरी डिक्लेयर करा गया। तो हम बात करेंगे कोऑपरेशनरी में अगर कौन पर्सन इंक्लूड होते हैं, तो कोऑपरेशनरी में आप बोल सकते हो कि जो भी कॉमन मेल के उससे हम ये डील कर रहे हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये मेल है, ठीक है, इससे कौन कौन सी कॉमन पर्सन होगा, इससे जो भी रिलेट हो रहा है, मतलब जो भी इससे कनेक्टेड हो रहा है, वो कोऑपरेशनरी के अंदर आए। मान लीजिए इसका सन है, ठीक है, S1, S2 और S3, ये कोऑपरेशनरी के अंदर आ गए, और ये इसकी डॉटर है। यहाँ पे डॉटर को ऐसे कोऑपरेशनरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था पहले अंडर मिताक्षरा के उसमें, लेकिन बाद के अंदर जो डॉटर है उसको भी राइट है। इसकी जो वाइफ होगी वो भी कोऑपरेशनरी के अंदर आएगी। सन हो गया, सन और सन है, तो जब तक ये सर्वाइवर उसमें है, ये मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जब तक ये सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ हम कितने उसमें डिग्री में लेंगे, सिर्फ 3 उसके अंदर, मतलब फर्स्ट सन, S1, SS और ये तीनों जो है वो कोऑपरेशनरी के अंदर इंक्लूड हो गए। जैसे अगर बात करी जाएगी क्या इनके सन को हम एज ए कोऑपरेशनरी के अंदर लेंगे, तो वो यहाँ पे मना हो, यहाँ पे नहीं होता। सिर्फ 3 डिग्री की बात करी जा रही है। मतलब कॉमन एंसेस्टर के अंदर कौन आ गया, फादर या फिर फादर, ये कॉमन एंसेस्टर के अंदर आ जाएगी। 3 लीनियर डिसेंडेंट की जो बात करी जाती है, लीनियर डिसेंडेंट्स के अंदर कौन आएगा, अगर 3 लीनियर डिसेंडेंट्स के अंदर चीज आ जाएगी कोऑपरेशनरी के अंदर। देखो अब 2 चीज है, फर्स्ट होगी एंसेस्टर और डिसेंडेंट की जो बात करी गई। एंसेस्टर मतलब फादर, ये कॉमन एंसेस्टर के अंदर आ जाएंगे। और 3 लीनियर डिसेंडेंट की जो बात करी गई है, सन मतलब बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ये उसमें जाएंगी जो लीनियर डिसेंडेंट के उसमें, ये जाएगी कॉमन एंसेस्टर के उसमें।
अगर जब प्रॉपर्टी का उसमें जब हम राइट रखते हैं कि किस तरह से हम कोपार्शनरी के अंदर आप इस पर बोलोगे, तो जब तक मान लीजिए फादर सर्वाइवर हैं, तब तक प्रॉपर्टी किस तरह से जाएगी, मतलब कॉमन जो है कोपार्शनरी के अंदर जो आपका जो राइट अराइज होता है वो कोपार्शनरी बाय बर्थ अराइज होती है। मतलब कोपार्शनरी के लिए आपको ऐसे लीगल एग्रीमेंट या ऐसा नहीं कि आप कोई लीगली एग्रीमेंट करोगे तभी आप उसका पार्ट बन सकते हो, नहीं। कोपार्शनरी एक बाय लॉ है, एक तरह से ये इसका जो क्रिएशन है जो बाय लॉ के थ्रू ही उसका क्रिएशन है। जैसे ही आपका बर्थ होगा, बर्थ होते ही आप कोपार्शनरी के पार्ट मेंबर बन जाओगे। तो कोपार्शनरी के मेंबर्स आप तो बन कब उनको कंसिडर किया जाएगा, अगर मान लीजिए फादर है, फिर फादर है, सन, तो यहाँ पे 3 ये जो डिग्री इसमें है ये कोपार्शनरी कहलाएगी। या अगर हम बात करें, हमने बात ये 2 ये एंसेडेंट्स के उसमें चले जाएंगी, ये लीनियर डिसेंडेंट के उसमें चली जाएगी, ये कोपार्शनरी की बात करी जाती है। तो कोपार्शनरी का अगर हम बेसिक अगर देखें तो क्या यूज ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है या यूज ऑफ एंजॉयमेंट की, कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। कॉमनली हम जिस चीज को डील करते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉमनली मतलब एक फैमिली है, मान लीजिए एक फैमिली है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तो ये कोपार्शनरी कहलाएगी। प्रॉपर्टी चली आ रही है, मान लीजिए प्रॉपर्टी है, 4 भाई है, जब तक इसका डिवाइडेशन नहीं होता है, डिवाइडेशन भी हो जाएगा तो भी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी कहलाएगी। मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी जो हुई वो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होगी, मतलब एक पूरी कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो कोपार्शनरी है। अब बात करें कि कोपार्शनरी के अंदर इंसेंट पर्सन, क्या इंसेंट पर्सन का राइट खत्म हो सकता है कोपार्शनरी के अंदर? तो नहीं, कोपार्शनरी के अंदर वो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकता जब तक वो इंसेंट है। मतलब आप मेंटली इल हो या कोई आपको ऐसे कोई डिजीज है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास में ये राइट नहीं है कि आप उस बात कर सकते हो एलिनेशंस की या फिर पार्टीशंस की, जब तक आप इंसेन हो। बट आप उसका पार्ट जरूर हो, कोपार्शनरी का पार्ट रहोगे, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते अलग से किसी भी चीज की। जैसे ही आपकी इंसेंट सेन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आप पागल से अगर आप सही हो जाते हो, तो आप जो आपके पास में सारे राइट्स आ जाएंगे जो बाकी के अदर मेंबर्स के पास में होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कोपार्शनरी। अब एक और चीज इसके अंदर, अगर मैं आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा डील करती हूँ। मान लीजिए ए है, इसकी जो मान लीजिए सन है S1, S2 और इसकी D1, तो कोपार्शनरी के अंदर कौन कौन आएगा? तो कोपार्शनरी के अंदर ये पर्सन तो है ही, ये भी कोपार्शनरी होगा, ये भी कोपार्शनरी होगा, ये भी कोपार्शनरी होगा, और इसका कोई इनके जो फादर है ये भी कोपार्शनरी के अंदर कंसिडर किया। डॉटर पहले नहीं थी, डॉटर का राइट नहीं था पहले कोपार्शनरी के अंदर, डॉटर का राइट बाद में अराइज हुआ है आफ्टर अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 के बाद में ये चीज अमेंडमेंट हुई है। अब बात करें कि अगर हम इसमें कोपार्शनरी के अंदर मान लीजिए S1 का जो है एक सन है, तो कोपार्शनरी एक, ये अगर हम बात करें तो ये पूरे उसके अंदर कोपार्शनरी में चीज जाएगी। यही बात करें अगर हम जॉइंट फैमिली की, अगर आपको अगर इसमें थोड़ा सा और कि अगर मैं इसको रिलेट करूँ जॉइंट फैमिली के उसमें, कि जॉइंट फैमिली में मान लीजिए ए पर्सन है, B, C, D, E, ये मान लीजिए डॉटर है, ये सन है, ये सन है, और ये विडो डॉटर है, और ये इसकी वाइफ है। ये जॉइंट फैमिली कंसीडर, जब तक डॉटर की शादी नहीं होती है वो क्या कह, वो एक जो उस जॉइंट फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली का ही पार्ट है। जैसे इसकी शादी हो जाएगी, मान लीजिए इसकी मैरिज हो गई किसी पर्टिकुलर F पर्सन से, जैसे ये शादी कर लेगी तो इसकी जो जॉइंट फैमिली का जो है वो पार्ट वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये फिर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के मतलब हस्बैंड की फैमिली के अंदर इनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जैसे ये विडो हो जाती है वो इस जॉइंट फैमिली, जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका भी अगर मान लीजिए कोई सन है S1 या S2, तो वो भी इसका जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली का ही पार्ट है। थैंक यू।